अस्सलाम नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मुलाकात भी की है और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है। दुनिया भर की तमाम तर नज़रें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पर जुड़ी हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, सालिसी का रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी मेज़बानी की जा रही है और वो चीज़ जिसका हर कोई जिक्र कर रहा था कि क्या मंजरनामा होगा दुनिया का अगर ये जंग ना रुकी, तो उस वक्त पाकिस्तान सामने आता है और पाकिस्तान आके मेज़बानी करता है। दुनिया के अहम तरीन मुज़ाकरात का पाकिस्तान आगाज़ पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं और हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से पाकिस्तान में मौजूद है। अभी कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात दौलत तारिर इस हवाले से बता रहे थे कि जिन ममालिक से हम सोच भी नहीं सकते थे, कोरिया से भी यहाँ पर डेलीगेशंस जो हैं वो आए हुए हैं और सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है। और कवरेज के लिए जब कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, तो उसकी कवरेज के लिए जिस तरह से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में पहुँचे हैं और फिर उनके लिए इंतज़ामात भी किए गए हैं। अभी आपको बताएं कि हमारे साथ इसी हवाले इस्लामाबाद टॉक्स पर बात करने के लिए गेस्ट भी मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। सलमान हैदर साहब मौजूद हैं, जबकि फैसल साई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। और बाबर अलाउद्दीन भी हमारे साथ होंगे, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाज़ में नुसरत जावेद साहब आपसे करना चाहूँगा और रिजवान रज़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नुसरत जावेद साहब, मैं आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान के हवाले से हमेशा हमने देखा कि एक इल्ज़ाम सामने आता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोक नहीं पाता, पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा रहा। फिर देखते हैं जी कि पाकिस्तान हमले करता है। अफ़गानिस्तान ने भी इल्ज़ाम आयद किया, भारत ने इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो आलमी ताकतें हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं और पाकिस्तान की रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान जंग बंदी के ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात को लेकर चल रहा है। कैसा सर देख रहे हैं आप? तो भाई, मैं इस मौके पर जो हमारे बारे में प्रोपेगेंडा होता रहा उसके बारे में जो है अपना एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता। जो कुछ भी वो यानी कह रहे थे, वो अमरीकी नायब सदर का जहाज़ जब यहाँ पे उतरा है और उसके बाद से वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा ईरान का डेलीगेशन आया है और ऐसे हालात में आया है जबकि चुन चुन कर ईरानी क़यादत को मारा जा रहा है उनके अपने मुल्क में। तो उन दोनों के आने के बाद जो है हम माजी में हमारे बारे में जो कुछ भी वाही तबाही बकी जा रही थी, मैं उसका डिफेंस करने के लिए क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ। अब तो हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। तो ये है, बाकी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अगर हम इतना ही ख़तरनाक मुल्क होते तो क्या इस यानी सतह के वफूद दो हॉस्टाइल ममालिक से जिनके दरमियान जंग जारी थी 1 महीने से, वो तो यहाँ मौजूद ना होते ना भैया। ठीक है रज़ी साहब, मैं चाहूँगा आप भी इस पर अपना ओपिनियन दें कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम तराशी की जाती रही, नेगेटिव लेंस से पाकिस्तान को देखा गया, कहा गया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर कभी हमले कर रहा है, कहा जाता रहा कि पाकिस्तान कभी भारत के साथ जो है वो जंग चाहता है, अमन नहीं चाहता। लेकिन अब इस वक्त दुनिया देख रही है, ये पैगाम बड़ा क्लियरली जा रहा है कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान एक आलमी जंग जो कि होने जा रही थी उसको पाकिस्तान रुकवाने जा रहा है। सलमान साहब, अगर आप सुन पाएँ तो आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं, मगर नुसरत साहब की बात है कि वक्त क्यों ज़ाया करें, लेकिन थोड़ा वक्त ज़ाया करना, अगर इसको वक्त ज़ाया करते हैं तो इसको थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त एक सर्टन प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान के हवाले से चल रहा है। लेकिन हम उस प्रोपेगेंडे को क्या काउंटर करें जब वो कहते हैं ना, सूरज निकला तो पूरी दुनिया ने देखा, और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। कोई शक नहीं, एक नेगेटिव लेंस के साथ पाकिस्तान को देखा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान आलमी सतह पर पीस मेकर है। कोई शक नहीं, पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कहा जाता था। कोई शक नहीं, इस वक्त पाकिस्तान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, दुनिया की सुपर पावर, जी हाँ, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वो कह रही है जाओ प्लीज़ मेरे मसले को सुलझाओ, और ये जो कहते हैं जो परवरदिगार ने इज़्ज़त देनी हो वो इज़्ज़त है, और इसमें कोई शक नहीं है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, इसमें पॉलिसी का बहुत बड़ा क्रेडिट है, इसमें क़यादत का बहुत बड़ा क्रेडिट है, इसमें हालात का बहुत बड़ा क्रेडिट है, और हर तरीके से पाकिस्तान, वो कहते हैं अल्लाह नज़र बस से बचाए, इस चीज़ पर फुलफ़िल है। और बहुत सी चीज़ें डेफिनेटली इस वक्त इस्लामाबाद में चल भी रही हैं, और एक सर्टन लेवल के बाद ही वो जो मुज़ाकरात के बाद वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं अगर इंटरनेशनल मीडिया को अगर कोट करूं, अगर मैं फ़ॉरेन मीडिया को कोट करूं, मैं ईरानी मीडिया को कोट करूं, तो पाकिस्तान की ना सिर्फ इज़्ज़तों में इजाफा है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उस हिस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहा है
جس میں امن و امان ہوگا. مشرق وسطیٰ کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو اس وقت ہے, اور چیزیں بہت بہتری کی طرف ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کہہ رہا ہوں ہر لحاظ سے وہ جو ٹھوس گارنٹیز اس سارے مذاکرات کی ہے وہ جو مانگی جا رہی ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا اس تمام چیزوں میں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے جس طریقے سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے ریسیو کیا ایرانی وفد کو, یہ بہت غیر معمولی تھا کیونکہ حالات بھی بہت غیر معمولی ہیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ جی ان کے وزیر خارجہ آ رہے تھے تو کافی تھا اسحاق ڈار صاحب ادھر موجود ہوتے. اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اسپیکر باقر کالیباف آ رہے تھے تو صحیح تھا, ایاز صادق صاحب ادھر موجود تھے. لیکن فیلڈ مارشل صاحب آدھی رات کو رن وے پہ خود موجود تھے اور ریسیو کر رہے تھے. تو ہر چیز کی حساسیت اور سینسٹیوٹی کا اندازہ ہمیں, آپ کو, سب کو اور پوری دنیا کو بہت زیادہ ہے. پاکستان کی عزت میں تو اضافہ ہے لیکن یہ عزت بہت حد تک اسٹیک پر بھی ہے, اور یہ کامیابی اگر ہو جائے اور جو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی, جو لگ بھی رہا ہے, پاکستان کے قد میں مزید اضافہ ہوگا عالمی ارینا میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کی بیس پچھلے سال کی وہ کہہ رہے ہیں ناقابل تسخیر وہ فتح ہے جو ہم نے انڈیا کے خلاف حاصل کی تھی, اور اسی نے یہ بیس فراہم کی. میں نے بتایا کہ حالات, جی ہاں, اس حالات نے ایسا پاکستان کی پوزیشن بن گئی کہ دشمن انگشت بدندہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا چاہ رہے تھے, کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان از ان ویری رائٹ پلیس. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب بھی موجود ہیں. رضوان صاحب نے دیکھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور دو ممالک وہ جو ٹوٹلی اپوزٹ ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں آ جائیں گے. جب سے مذاکرات کا آغاز ہوا اور یہ کچھ ہی دنوں کی پیش رفت ہے جب دونوں پارٹیز جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی پازیٹیوٹی دیکھی جائے گی ابھی اہم پیش رفت جو بھی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے, اہم پیش رفت تو ہو چکی, اور اہم پیش رفت یہ تھی کہ 15 دن کے لیے جنگ بندی ہو گئی. یہ بہت بڑی اہم پیشکش ہے. دونوں فریقین مذاکرات کے اوپر آمادہ ہوئے, اور ایک ملک کے اوپر جو ہمارا ملک ہے پاکستان, اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا. یہ بھی اہم پیش رفت ہے. اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, معاملات یہیں پہ رک جاتے ہیں, تو پھر بھی تو ہمارے پاس یہ بات سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہم نے 15 دن کے لیے وہ جنگ بھی رکوائی, اور وہ جنگ جس کے اندر ایٹم بم چلانے کی دھمکیاں دی جا چکی تھیں, اس جنگ کو ہم نے اوائڈ کیا. اور جب یہ اٹھیں گے یہاں پہ تو یہ ڈیڈ لائن جو ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ اٹھیں گے تو یہ ڈیڈ لائن 15 دن تک تو نہیں رہے گی نا, یہ اس میں ہفتہ 15 دن کا اور اضافہ ہوگا. اور دوبارہ مذاکرات میں بیٹھنے کی بات کر کے اٹھیں گے تو میرا خیال ہے جو کامیابی پاکستان نے حاصل کرنا تھی وہ ہو چکی ہے. تو اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اس سے کچھ زیادہ ہو جائے. اور جیسے سلمان بھائی نے کہا اور جناب نصرت جاوید صاحب نے فرمایا, کافی زیادہ امیدیں بھی وابستہ ہیں. مجھے آج کی یہ بحث جو ہے وہ ایک پالیسی کے گرد گھومتی نظر آ رہی ہے, اور وہ حکومت کی سیکریسی کی پالیسی ہے کہ جب تک کوئی چیز کنکریٹ فائنل نہ ہو جائے میڈیا سے شیئر نہ کی جائے. تمام فریقین کو یہ بتایا گیا ہے. ابھی دیکھیں رائٹر نے ایک خبر دی اور امریکی حکام کی طرف سے باقاعدہ اس کی تردید جاری کر دی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تینوں فریق ہیں, ہم بھی فریق ہی ہیں نا جی, اس کے تینوں فریقین اس کے بارے میں بہت حساس واقعہ ہوئے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. اور جس طرح کی آج کل میڈیا کی چل رہی ہے اس میں تو دیکھیے نا, جے ڈی وینس صاحب کا جو تھا طیارہ وہ تو راستے میں سے واپس جا چکا ہے بقول انڈین میڈیا کے, اور بھی اس طرح کے بہت سارے لطیفے. تو ان لطیفوں کی بجائے جو یہ خیال کیا گیا کہ جناب فائنل آؤٹ کم جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے گا, میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس ایشو کو اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ اتنے حساس اور پیچیدہ معاملات کو تھریڈ بیئرلی میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا مناسب نہیں ہے. میں ایز اے میڈیا پرسن اور رپورٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, لیکن فائنل اور حتمی خبر اس کے ہم منتظر ہیں. انشاءاللہ جو بھی ہوگا امن کے لیے ہوگا, خطے کے استحکام کے لیے ہوگا, خطے کے ممالک کی بہتری کے لیے ہوگا. ہمیں اس پہ امید ہے. رائٹ, فیصل آپ سن پا رہے ہیں؟ فیصل صاحب
फैसल से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नुसरत साहब, मैं चाहूँगा आप इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर, ये कहिएगा कि पाकिस्तान को हमेशा हमने देखा, जो पहले बात भी कर रहे थे, कि पाकिस्तान से ये बात की जाती है कि एक नेगेटिव सिक्योरिटी लेंस के ज़रिए पाकिस्तान को देखते थे सिक्योरिटी के मामलात पर। हमने देखा कि माजी में डू मोर की बात भी की जाती रही, और आज वही पाकिस्तान है जो कि पीस मेकर के तौर पर सामने आ रहा है। आप क्या समझते हैं सर, मुस्तकबिल में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? फ्यूचर के हवाले से पाकिस्तान के लिए कितनी मस्बत पेशरफ साबित होगी? भैया मेरे प्यारे भाई, मुझे अपनी गुफ्तगू से इस तरह को अंदाज़ा हुआ है कि जैसे मैंने ये कहा है कि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, तो मैं अपने मुल्क की तारीफ़ नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या मेरे उसमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत रह गई है कि अमेरिका का नायब सदर यहाँ आया हुआ है, और वो मुल्क जिसके साथ 1 महीने से उनकी जंग थी, उनकी आला तरीन क़यादत यहाँ आई हुई है। अब उन दोनों का मेरे शहर, मेरे मुल्क के दारुल हुकूमत में आना जो है, इस सबूत के होते हुए मुझे क्या ज़रूरत है मैं दुनिया को अब याद दिलाता रहूं कि हाय अल्लाह, आप लोग तो हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। सारी ज़िंदगी मैं सहाफ़त में घास काटने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस वक्त जो बदनसीब शख्स मुझे सुन रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के वफूद, ये दोनों एक मेज पर बैठेंगे, या कि उनके दरमियान गुफ्तगू जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए ही होती रहेगी। लोग ये जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने फरियाद की थी कि जी इस वक्त मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मुझे रिजवान साहब और फैसल शाही साहब और सलमान साहब जैसे लोग जो कि जवान हैं, मैं तो रिटायर्ड रिपोर्टर हूँ अब तकरीबन, वो मुझे को रहनुमाई करें कि क्या चीज़ें इस तरफ जा रही हैं जहाँ पर अमेरिका और ईरान ये दोनों एक मेज़ पर बैठ जाएं और हम कहें कि जनाब आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, आप दोनों अपनी अपनी नशिस्तें संभालें और आपके दरमियान जो मसाइल हैं उन्हें हल करें। मेरा अपना ख्याल है कि शायद बात उस तरफ जा सकती है, उस तरफ जा रही है, और उसके लिए 1-2 ऐलानात मुतवक्के हैं, जिन ऐलानात की कोशिश हो रही है। गालिबन उसमें से ये बात बिल्कुल सही बताई, जैसे रिजवान भाई ने बहुत अच्छी बात की एज अ रिपोर्टर, कि एक अखबार ने जो है या एक न्यूज़ एजेंसी ने दे ट्राई टू क्रॉस द लाइन, जंप द लाइन, लेकिन वो जिस मौजू को उन्होंने छेड़ा है, मैं उसको ये समझता हूँ कि उसको जानबूझकर भी छेड़ा गया है स्पॉइलर के तौर पर, लेकिन उसमें जो बात हुई है उसको हम बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो फहरिस्त है ईरान से जो आया हुआ वफ्द है, उसमें नासिर हिमाती साहब भी हैं जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर हैं ईरान के। अब स्टेट बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं उनका अमन मुज़ाकरात के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उनकी इस वक्त में मौजूदगी जो है वो इस बात का इंदिया दे रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर इन मुज़ाकरात के दरमियान कुछ मालियाती वादे वईद होना है। अगर वो मालियाती वादे वईद हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो है अमेरिका और ईरान, इनके जो वफूद हैं, ये बराह रास्त जो हैं एक मेज़ पर बैठेंगे, और जब वो बैठेंगे तो एक बहुत बड़ा फोटो ऑप बनेगा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से पहले उनको एक दूसरे के साथ हैंड शेक करना होगा। मैं ये चाह रहा था कि हम जो अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन है, हम उसमें कोशिश करें कि हमारे जो नौजवान साथी हैं जो अभी फील्ड में हैं, जैसे फैसल शाही हैं, सलमान हैं, रिजवान भाई हैं, इन लोगों की मदद से हम जानने की ये कोशिश करें कि क्या चीज़ें उस तरफ जा रही हैं या नहीं। मेरा शुबा है एक रिपोर्टिंग में उम्र गुजारने के बाद कि शायद या मेरे दिल खुशफहम को ये उम्मीद है कि बातें उस तरफ जा रही हैं। बिल्कुल।
سلمان حیدر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس جو کہ پاکستان میں تشریف لائے ہیں اور وہ ایک ینگ سیاستدان ہے، اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے، ایک دوسرا اینگل دیکھتے ہیں، اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے کریڈٹ پہ ایک بڑی چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے ایک بڑی جنگ رکوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے؟ اس پہ کوئی شک نہیں، اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں نصرت بھائی سے سوال کروں گا کہ وہ بار بار اپنے آپ کو ہمیں نوجوان کہی جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بزرگ کہی جاتے ہیں. بھائی ہزاروں کروڑوں نوجوانوں سے بہت آگے ہیں، ہماری انسپریشن ہے، ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان سے سوال کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ٹرانسمیشن کا آغاز پھر اسی طریقے سے پاکستان کے کردار اور پھر ساری آپریشن کے حوالے سے کرنا تھا. سب سے پہلے جے ڈی وینس کی پوزیشن بڑی ونریبل ہو چکی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں اوول میں کہا تھا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو اس کا سارا کریڈٹ پھر جے ڈی وینس کو دوں گا. جو جے ڈی وینس کی پوزیشن بہت زیادہ چیلنجنگ ہے اس ساری صورتحال میں، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن میں نصرت بھائی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. سلمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ کی آواز ٹھیک طرح سے موصول نہیں ہو رہی. میں چاہوں گا نصرت صاحب آپ اس پہ سر رسپونڈ کیجیے گا. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا، فیوچر کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ساری ٹاکس کا جو فیوچر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تو اس میں پاکستان کا رول کی اہمیت کیا ہے وہ تو آپ نے بخوبی بتا دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاکس جو ہے وایا پاکستان ہی جاری رہیں گی، یا اس میں کوئی اور ممالک ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ان فیوچر؟ نہیں جی نہیں، کوئی اور ملک کا جو ہے کوئی، دیکھیے امریکہ اور ایران جو ہیں یہ بڑے ملک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ایک مہینے سے مبتلا ہیں. یہ کوئی بچے نہیں ہیں، ان کو کوئی اماں کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی نگرانی کر رہی ہو. خدا نخواستہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ اور ایران پر ہوگی. جہاں تک پاکستان کا کردار ہے، جیسے رضوان نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ہم لوگوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کر کے ہم نے ایک بات اچیو کی، وہ اچیو یہ کی کہ اس جنگ کو 15 دنوں کے لیے رکوا دیا. دوسرا ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو یہاں بلوا لیا. اب ہماری ایک آخری جو کوشش ہے وہ یہ ہے، اور جس پہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے قوی امید ہے، یا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید میرے دل خوش فہم کو امید ہے کہ ہم اس زمن میں کامیاب ہو جائیں گے کہ بجائے ہمارے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھیجنے کے، بالآخر امریکہ کا وفد اور ایران کا وفد ایک میز پر بیٹھ کر براہ راست ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوالات اور جوابات کر سکیں اور کچھ معاملات طے کر سکیں. وہ معاملات اگر طے کرنے میں ناکام رہتے ہیں جی تو اس صورت میں پاکستان پر ہرگز کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا، اور یہی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، نہ ہم گارنٹر ہو سکتے ہیں. ہم امریکہ کو نہیں روک سکتے، ہم ایران کو نہیں روک سکتے، ہم منت ترلا کر سکتے ہیں. ہم نے منت ترلا کر کے اب جو بات آخری جو مرحلہ رہ گیا ہے، وہ مرحلہ رہ گیا ہے کہ پاکستان ان دونوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر ایک میز کے اوپر، اور اگر وہ چاہیں تو ایک کونے میں بیٹھ کر نوٹس لے، یا اگر وہ کہیں کہ نہیں جی آپ بھی ذرا بیٹھیں، بالکل بسم اللہ ہم حاضر ہیں. لہٰذا ہمیں اب اس مرحلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح یہ علم ہو کہ کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خبر نہیں ہے، لیکن میں مصر رہوں گا، ضد کروں گا بین الاقوامی سیاست کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ان مذاکرات کے سلسلے میں اب کوئی تبصرہ، کوئی اعلامیہ، کوئی پریس ریلیز نہیں آنا چاہیے. امریکہ بہت بڑا ملک ہے، ان کے اپنا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، وہ ہالی ووڈ وہاں سے نکلا ہے، ان کو ایک ڈیسک یہاں پہ بنانا چاہیے، جو بھی میڈیا آیا ہے ان سے رابطہ کرے. اسی طرح ایران کی منسٹری آف فارن افیئرس کے ترجمان بھی جو ہیں 12ویں نمبر پہ ان کا نام ہے اسماعیل صاحب، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی
हमें से रिक्वेस्ट करें, हमारी वजारत इत्तलात ने जो बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं, हम उनके लिए भी एक डेस्क फराहम कर सकते हैं। और बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ राइट, ईरान को और अमेरिका को जो है वो अपने अपनी ब्रीफिंग करनी चाहिए। वी शुड स्टे completely out of briefing. He should remain the facilitator. नुसरत साहब, आपने बड़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया है। सर, ये भी रहनुमाई फरमाइएगा कि दोनों ममालिक सर संजीदा कितने हैं आपस? आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका दोनों संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं? क्योंकि ईरानी एफएम का स्टेटमेंट सामने आता है, वो कहते हैं हम तो खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान में आए हैं, वरना हमें अमेरिका पर ट्रस्ट कोई नहीं है। यार अब छोड़े ना, ये इस तरह ये यानी पोस्टिंग होती है। जब आप मेज़ पर मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो यू हैव टू एक्ट टफ। या आप याद करें कि यानी एक बयान आया था अभी जो क़यादत कर रहे हैं ईरानी वफ़द की जनाब इनका अजी बाकर बिकालीबाफ साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 शराइत थी और वो तो पूरी नहीं हुई, और उनके होते हुए जो है कि जब तक वो शराइत नहीं होंगी, तासुर ये मिल रहा था कि हम जहाज़ क्यों पकड़ें। वो जहाज़ पकड़ के आ गए ना, तो सर कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है तो जहाज़ में बैठे हैं ना, और अकेले नहीं बैठे हैं। 14 रुकनी वफ़द आया है, ये बहुत बड़ा वफ़द है भैया। ये वफ़द तो जब वो ओबामा के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त भी उसमें शरीक होने वालों की तादाद इतनी नहीं थी। दूसरी तरफ अमेरिका का नंबर 2 आया है भैया, उसमें भी जेम्स डेविड वैंस जो है उसकी उम्र महज अभी 42 साल का भी नहीं हुआ वो पूरा। उसने अगर सियासत में रहना है तो उसके अभी बहुत साल पड़े हैं। क्या आप वाकई महसूस करते हैं कि अगर उसको कोई उम्मीद ना होती तो अपना कैरियर जो है वो तबाह बर्बाद करने के ऐसे तारीखी मौक़ों पे वो एक नाकाम सफ़र करके लौटा है? तो कहीं ना कहीं तो दोनों जानिब उम्मीद है। जो इस सतह के लोग आए हुए हैं ना, बाकी बयानात होते हैं, वो पार्ट हैं, ये निगोसिएशन का हिस्सा हुआ करते हैं। ये अमेरिका और वियतनाम के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो भैया 5 दिनों तक बात इस बात पे अटकी रही थी कि हो ची मिन कहते थे कि मैं गोल मेज़ पे बैठूंगा ताकि हम सब बराबर लगे, मैं और अमेरिका हो, यानी वियतनाम और अमेरिका बराबर के मुल्क दिखाई दें। मैं चौकोर मेज़ पे नहीं बैठूंगा जिसमें पता चले कि कोई एक बंदा इधर बैठा हुआ है और वो यूं करके जैसे वो हेड कर रहा है चेयर को। तो इस पे यानी कितना वक्त लग गया था। तो जी। इसके पीछे भी मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ तक तो खुफिया सफारतकारी या खामोश सफारतकारी जो है वो 24 मार्च से शुरू है, और उसके बाद से ये उसके बाद फिर जंग भी होती रही है। जंग में बहुत संगीन मराहल भी आए हैं, लेकिन आज दोनों ममालिक के वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं भैया। तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड जो होता रहा है, जो कुछ खुफिया या खामोश सफारतकारी के ज़रिए होता रहा है, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रही है। बिल्कुल। रिजवान साहब, अगर हम बात करें, ईरानी सदर ने कुछ देर पहले कहा कि पहले हम फ़ौज के पीछे थे और अभी अपनी मुज़ाकराती टीम के पीछे हैं, जिस तरह से अलिया बात कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम एतमाद करते हैं अपनी हम मुज़ाकराती टीम जो कि पाकिस्तान गई है। देखिए, ये उनके अल्फाज जो हैं ये बेसिकली एक मैं इसे समझता हूँ कि टैक्टिकल मूव है कि उन्होंने ये तासुर दिया है कि जो वफ़द यहाँ पे पाकिस्तान पहुँचा है वो अपनी हुकूमत का, अपने अवाम का पूरा मैंडेट लेके पहुँचा है। तो कोई ऐसी बात ना फैलाई जाए कि जिससे ये पता चले कि मतलब ईरान के अंदर जनाब जो है पासदारान इनकलाब का कोई और नुक्ता नज़र है और हुकूमत का कोई और नुक्ता नज़र है और उनके इख्तलाफात हो गए। बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही है ना जी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने इन तमाम जो दुरफितनियाँ हैं इनका गला घोंटा है ये कह के, मेरी राय के अंदर कि ये जो है ये मतलब कि पूरा मैंडेट है इस नेगोशिएशन करने वाले उसको हासिल। और कल भी फरमाया था नुसरत भाई ने, और इनकी बात फिर बड़ी होती है कि कुछ ना कुछ है जिसकी तलाश के अंदर दोनों मुल्कों के जो वफूद हैं वो पाँव पाँव चल के आए हैं यहाँ तक।
उनको उम्मीद है कि वो दोनों कुछ ना कुछ इसमें से हासिल करेंगे, और यही वो उम्मीद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद को अहम बनाए हुए है। तो इंतज़ार करना चाहिए, पेचीदा चीज़ें हैं और मालियाती मामलात भी तय होने हैं, और मालियाती मामलात के अंदर अक्सर जो है वो कोई ना कोई रुकावट आ जाया करती है किसी न किसी चीज़ की। अल्लाह ना करे ये रुकावट आए। मतलब इस वक्त तकरीबन 4 से 5 अरब मुल्कों लोगों का जो है वो इसके साथ मफाद वाबस्ता है, जिनके घर में चूल्हे में जलने वाला ईंधन महंगा हो गया है सिर्फ इस जंग के बायस। तो आप देखिए हम कितने ज़्यादा दुनिया की आबादी के रिलीफ का बायस बनेंगे अगर इसमें ब्रेक थ्रू होता है। और मैं नुसरत भाई से ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ब्रेक थ्रू तो होना है इसके अंदर। राइट, इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। और पाकिस्तान की मेज़बानी में दुनिया भर के अहम तरीन जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त जारी हैं। आला सदकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अमरीका ईरान जंग के ऊपर बात चल रही है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद रही पब्लिक के साथ। बात करें हम कुछ इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 वफ्द मौजूद हैं और आज के मुज़ाकरात किस जानिब जा रहे हैं, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान जिस तरह से अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साजिद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा कि एक ख़ास ग्रुप की जानिब से जिस तरह से प्रोपागेंडा किया जाता रहा है पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती थी कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री नहीं है, लेकिन आज ये होने वाले मुज़ाकरात ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और उसमें अमरीकी वफ़द भी आ सकते हैं और ईरान की जानिब से जिस तरह से आए, और इसके बाद फिर जिस तरह से हमने देखा कि सिर्फ ये वफूद ही नहीं, उनको कवर करने के लिए जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया से सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव इमेज जाएगा पूरी दुनिया के लिए? साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने बात की है सहाफ़ियों के पाकिस्तान में आने की, तो देखिए इस वक्त तो सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर है, सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं। और जितनी अहम ये बैठक हो रही है इस वक्त, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अरेंज करवाया है, मीडिएट करवाया है, ये शायद उन चंद लम्हों में से है जब दुनिया उसके बाद बदल जाती है। ये ऐसी ये वॉर थी जिसकी इब्तदा पिछले साल हुई दुनिया बदलने की, जब पाकिस्तान भारत का एक टाकरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इस पे अजीम एक कामयाबी हासिल हुई, और वहीं से पाकिस्तान की एक सफारती आलमी महाज के ऊपर उनका सिलसिला चला कामयाबियों का। तो दुनिया भर के देखे ना, जिस रात सीज फायर हुई थी तो तकरीबन दुनिया भर के 100 ममालिक में 1000 चैनल्स उसने उसको कवर किया एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे। तो अभी बुनियादी चूंकि बैठक तो हो चुकी हैं, लेकिन जो असल जिसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, वैंस बैठेंगे और इधर से उनके पार्लियामेंट के स्पीकर बैठेंगे, तो इसके ऊपर तो एक एक लम्हे के लिए दुनिया को चाहिए कि क्या खबर हो रही, क्योंकि हर कोई इंतजार में है। तो आई थिंक ये बहुत खुशाइंद है और सबकी दुआएं हैं कि इसका जो इख्तिताम होगा वो बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि बल्कि भारत को भी समझना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान ने किया है, इसके जेलस होने की बजाय शुक्रिया अदा करो पाकिस्तान का कि इसका असर आपकी माशियत के, आपकी इक्तिसादियत के ऊपर भी पड़ेगा। अगर ये तेल के सिलसिले खुलते हैं, आसानियां होती हैं, तो ये आपके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो भारत में जो बेहतर सेन माइंड्स हैं वो तो ऑलरेडी एक्नॉलेज कर रहे हैं। शशि थरूर ने भी कह दिया, इनके और एनालिस्ट हैं जिन्होंने कह दिया, फाटक साहब हैं उन्होंने कह दिया। तो आई थिंक इसका पूरी दुनिया को फायदा होगा और ये बड़ा अल्लाह का करम है कि ये फायदा इंशाल्लाह हुआ तो पाकिस्तान के जरिए होगा। बिल्कुल ठीक है। बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये कहिएगा कि पहले पाकिस्तान भारत को इबरतनाक शिकस्त देता है, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को सबक सिखाता है, और अब पाकिस्तान जो है वो पीस मेकर के तौर पर चल रहा है। दुनिया देख रही है, पाकिस्तान की मोतरफ है, किस तरह से पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। सर, क्या समझते हैं आप? आलमी ताकतें हैरान तो हैं ही हैं, जो यूनाइटेड नेशन है, बहुत सारे इदारे हैं, वो काम नहीं कर पाए जो हम कर रहे हैं। देखिए जी, हैरान वो हैं जो हम अंडर एस्टिमेट करते थे, हैरान वो हैं जो दानिस्ता तौर पर हमसे इंगेज नहीं होते थे। अदरवाइज दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, एक ज़िम्मेदार रियासत है, बैनुल अक़वामी बरादरी का हम हिस्सा है। हमने हमेशा डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बावजूद इसके कि बहुत सारी प्रोवोकेशंस होती रही हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से, तो हमेशा होती रही हैं।
वेस्टर्न बॉर्डर से भी कुछ अरसे से हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका एक ऐसा है, और ये मौका हमें किसी ने दिया नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हमने खुद क्रिएट किया है। हमारी सियासी और जो अस्करी क़यादत है उसने खुद मौका क्रिएट किया है। जब हम शुरू किया था ये काम हमने तो अकेले थे, फिर दोस्तों ने ज्वाइन किया, और आज ये दिन है कि थोड़ा अजान हो रही है जी, जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, आपको पीछे आवाज़ इसकी आएगी बहुत की। ठीक है, हम सलमान हैदर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान सर, इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, लेकिन एक क्रेडिट एक और बंदे को भी जा रहा है, आप क्या कहेंगे? एक और बंदा, तो मैं उसको अगर कहूँगा तो खैर उस बंदे का नाम बाद में लेते हैं, लेकिन मैं आप दोनों की इजाज़त से नुसरत जावेद साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ जी। इसराइल की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं तो ये साथ, क्योंकि जवाब का वजन वो देंगे ना साहब, मैं निहायत एहतराम से सवाल कर रहा हूँ। बेसिकली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये बेसिकली फरीक तो 2 थे, ईरान और इसराइल। अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर इस सारी चीज़ों के था, वो तू कौन में खामखा वाला हिसाब था, ना कोई मिसाइल जा सकता है, ना कोई ऐसा डायरेक्ट हमला कर सकता था, कुछ भी था ऐसा कहीं भी नहीं था, अमेरिका को कहीं थ्रेट नहीं था। तो सर इस मज़ाकरात में टेबल पे इसराइल की आप कमी महसूस कर रहे हैं उसकी नुमाइंदगी की, या जैरेड कुशनर की शक्ल में या डेविड विटकॉफ की शक्ल में आप समझते हैं कि ये इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले भी इस टेबल पर मौजूद हैं? सर मुफादात तो बहरहाल उसके बारे में सख्त लफ्ज़ है, वो हमारे मेहमान हैं, हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए बताना चाहता हूँ कि नेतन्याहू जो इज़राइल का वज़ीर आज़म है, ये अमेरिका जब तालीम हासिल करने गया था तो ये उस घर में ठहरा था जो कि जैरेड कुशनर का आबाई घर है, और वहाँ पर उस घर में वो उस कमरे को शेयर करता रहा है जहाँ जैरेड कुशनर बड़ा हुआ है। तो इससे ज़्यादा कुर्बत तो मेरा ख्याल है और नेतन्याहू के और करीब। आई गेट माय आंसर सर, मुझे अपना जवाब मिल गया सर। जी बड़ी मेहरबानी सर आपकी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि जैरेड कुशनर का नेतन्याहू के साथ क्या ताल्लुक और क्या रिश्ता है। तो बस इस पे फिर वाहिद बंदा फिर जेडी वैंस ही है ना, जो अमेरिका की तरफ से आया और जिस बेचारे के कंधों पे सब कुछ सारा के सारा वजन है, जिसने इस डील को कामयाब भी करना है, मुआहदे को पास भी करवाना है। नहीं आप सलमान मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया है। जी सर। ये भारत ने अपने टेलीविजन पर जिस तरह की नॉनसेंसिकल एटीट्यूड बना रखा है ना, हम भी ज़रा थोड़ा सा चूँकि थक गए हैं, बहरहाल 1 महीने से जाग रहे हैं, मैं भी, आप भी, बराह रास्त नशरियात ना भी कर रही हूँ, तो थोड़ी सी तफरी हमारा हक बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मामलात इस वक्त सलमान भाई, मैं इल्तजा करूँगा कि बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, और हमें ज़हनी तौर पर अपने आवाम को एक तो ये बताना चाहिए कि हम ये समझ रहे हैं कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब बढ़ रही है, नंबर 1। अगर तो हमारे पास इसके सॉलिड इंडिकेटर्स हैं तो हमें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि खुदा के लिए ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हमने उन दोनों को कहा कि भी आओ बैठो। अब उसके बाद ये कोई मुन्ने नहीं हैं। ईरान एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है मेरे प्यारे भाई, इतनी पुरानी पर्शियन सिविलाइजेशन है। दारा और सिकंदर की एक दूसरे से लड़ाई हुई थी, तो एक हज़ारों साल पुरानी तहजीब जिसका खुद डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे थे कि हम इसको मिटा देंगे वगैरह वगैरह, और अमेरिका, मैं और आप पसंद करें या न करें, दुनिया की फिल वक्त जो है वाहिद सुपर ताकत मानी जाती है। तो भैया अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो मैं बदनसीब, मैं पाकिस्तानी उसकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? इनकी इतनी पुरानी तहजीब और ये जो इतने बड़े मुल्क हैं, ये क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे? हमें ये बताना चाहिए कि अगर मामलात बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ते हैं तो फिर ये दोनों मुल्क जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, हमने अपना फर्ज निभा दिया है जो हम कर सकते थे, और अपनी बिसात से बहुत ज्यादा बढ़कर दिखाया है, और ये अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। हम इससे ज्यादा अल्लाह ताला से और क्या मांगे? लेकिन कुछ इन्हें भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, ईरान को और अमेरिका को। ये है इशू जो हमें रब इन करना चाहिए कि कहाँ मामलात फंस सकते हैं। बहरहाल अमेरिका अगर ये प्रिटेंड करे कि वो इजराइल को रोक नहीं सकता था कि जी बैरूत में ये मत करो,
तो वो झूठ बोल रहा होगा। इसी तरह अगर कुछ हार्ड पोजीशन जो है हमारा ब्रादर मुल्क ईरान ले तो वो हमें ही शर्मिंदा करेगा ना। तो अब इन दोनों के ऊपर भी जिम्मेदारी खुदारा अब दीजिए कि अमेरिका और ईरान अब आप इंसानियत को खुदा का वास्ता है मायूस ना करें। ये हमें करना चाहिए इस वक्त। वेलकम बैक। लास्ट में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मेज़बानी में इस वक्त दुनिया के अहम तरीन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और आला सतह के जो वफूद हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ईरान अमेरिका के वफ़द पाकिस्तान में हैं और उनके मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है अब से कुछ देर के बाद। इसी सूरत हाल पर बात करें, हमारे साथ हमारे एनालिस्ट भी मौजूद हैं। नुसरत जावेद साहब भी साथ हैं, रिजवान रदी साहब हैं, साजिद हबीब साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, जबकि कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया और हामिद खान अल मशरकी भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। नुसरत साहब, मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें। सर, ये कहिएगा कि क्या आप ये बात समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस बारे? सर, ये क्या कहेंगे, आपके जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है क्या उसके पीछे वजह यह है कि दोनों ममालिक के बाद समझ चुके हैं ईरान और अमेरिका के जंग जो है वो मसले का हल नहीं है, मामलात को बातचीत के ज़रिए ही हल करना होगा? क्या सर ये वजह है, या फिर अमेरिका के अंदर जो हमने देखा कि हज़ारों लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी एक रीज़न हो सकती है? देखिए जी, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि यू नीड टू टू टैंगो। तो आपको एक हम रक्स चाहिए होता है टैंगो के लिए। तो जंग, वो साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि टैंक जो हैं वो किसी भी फरीक के आगे बढ़े और किसी के पीछे हटे तो दोनों सूरतों में ज़मीन ही रोंदी जाती है और फसलें तबाह होती हैं। तो मेरा अपना ख्याल है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कि अमेरिका और ईरान दोनों ही ये बात समझ चुके हैं कि अब इस जंग को ज़्यादा देर तक सस्टेन करना उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर वो ये तय ना कर चुके होते तो इतनी आला सतह के वफूद जो हैं वो भेजने की ज़रूरत ही महसूस ना करते। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ख्वाहिश तो है। अब दोनों की जो है वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो दोनों अपनी अपनी डोमेस्टिक जो उनकी राय आमा है उनको ये बताना चाहते हैं कि वो झुके नहीं हैं, वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ लेकर आए हैं। लेकिन इन द एंड जो हल निकलेगा वो कोई इस तरह का होगा कि दोनों ममालिक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपने अपने मुल्क की राय आमा को ये बता सकें कि जी हम लेकर आए हैं, देकर नहीं आए। इसको विन विन के लिए एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हामिद खान भी मौजूद हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 10 निकाती फ्रेमवर्क में एक अहम पॉइंट जिस पर हमें बात करने जा रहे हैं, ईरान आबना हुर्मुज़ को जोग्राफी एतबार से अपना हिस्सा तस्लीम करवाना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ये चाहता है कि आबना हुर्मुज़ जो है वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम की जाए और खुली रहे और खुली गुज़रगाह के तौर पर इसको सब इस्तेमाल कर सकें। आप क्या समझते हैं कि इस पॉइंट पर सब किस तरह से मुत्तफ़िक हो सकते हैं? हामिद खान साहब से भी रब्ता बहाल करते हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद भी मौजूद हैं। मुबशर साहब, यही क्वेश्चन आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो इस वक्त सबसे जो स्ट्रॉन्ग 2 पॉइंट्स हैं वो अमेरिका की डिमांड ये है कि जो यूरेनियम है ईरान के पास वो हमें हैंड ओवर कर दिया जाए या किसी न्यूट्रल मुल्क के हवाले हो जाए, यानी कि वो दस्तबरदार हो जाए ईरान जो है उस यूरेनियम से जो कि उन्होंने इनरिच किया हुआ है। कोई इसको 60% कहता है, कोई कुछ कहता है। और जो ईरान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कहते हैं जी आबना हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहे। ये सबसे मेरी नज़र में सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं दोनों तरफ के वो ये हैं। अब जिस तरह कहा जा रहा है कि बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन दोनों तरफ से आए हैं, तो कुछ लो और कुछ दो के बुनियाद पर ही मामलात जो हैं वो तय होते हैं जब डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग की टेबल के ऊपर बैठा जाता है। बाकी उनके 15 पॉइंट हैं, उनके 10 पॉइंट हैं। अल्लाह करे कि ये जो 3 पहलू हो सकते हैं इन मुज़ाकरात के कि सारी बातें मान ली जाएं। नंबर 2 है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और नंबर 3 जो है वो कि कुछ भी ना हो और लड़ाई दोबारा शुरू हो जाए। अब जब हमारे जैसे मुल्क को, हमारी एफ़र्ट्स को, हमारे ग्रीन फ्लैग को अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी हुई है कि आज दुनिया का हर चैनल जो है वो पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, तो हमें अल्लाह ने जो ये इतनी इज़्ज़त दे दी है और ये मोजज़ाती इज़्ज़त है। आप देखें हमारे ऊपर इन ताकतों ने
ख़ास तौर पर यूरोपियंस ने और इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है, और आज हमारे मुसलमान भाई ईरान भी थोड़े थोड़े हमसे शाकी रहते थे कि हम सारों को अपने मुल्क में एक टेबल पे ले आए हैं। आज हरा झंडा जो है सरबुलंद है, और इसी खुशी में मैंने आज हरे रंग की वेस्ट कोट पहनी है कि मेरे पाकिस्तान का परचम लोगों को भी नज़र आए, ये कलर नज़र आए। तो दुआ यही है कि ये जो 3 ऑप्शंस मैंने आपको अर्ज़ किए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कम अज़ कम आज दरमियानी रास्ता ज़रूर निकलेगा। हो सकता है कोई ना कोई अगली नशिस्त हो जाए, 2 हफ्ते का टाइम है, इसके अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ईरानी मुसलमान भाई जो हैं वो भी किसी बात की तरफ आएंगे। और ये 10 और 15 पॉइंट तो अब मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को अज़बर याद हो गए हैं, और जो 2 मैंने आपको मेजर बताए हैं, अमेरिकन्स भी अगर आए हैं तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग कि अमेरिका जो है वो खुद हमारे मुल्क में आके डायलॉग टेबल पे बैठा है। इस वक्त जो दोनों ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका को इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो ट्रम्प साहब हैं उनकी सदारत के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनकी आवाम जो है 4 गुना ज़्यादा जो है महंगाई हो गई है। जो 0.7 सेंट की कोई चीज़ मिलती थी तो अब वो 2.7 सेंट की हो गई है। पेट्रोल जो है वेस्ट कोस्ट में जाके $9 के ऊपर पहुंच गया है गैलन, और जो ईस्ट कोस्ट है उधर 4 पे पहुंच गया है, 2.25 से शुरू होकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रम्प के लिए बहुत तकलीफ़ दे और नुकसानदेह हैं। और एक सियासतदान जब अपने मुल्की ग्राउंड के ऊपर गिरने जा रहा होता है तो वो फिर कहता है कि मैं हर हालत में कुछ लो और कुछ दो के असूल पर कार फरमा हूँगा। इसी तरह ईरान जो है वो आज इस पोजीशन में आया है, उसने ये साबित कर दिया और बहुत सारे सबक उसने दुनिया को सिखाए हैं कि जब तक कोई मुल्क खुद इन्हिसारी पर नहीं जाता उस वक्त तक उसकी कामयाबी नहीं हो सकती। आज उनकी खुद इन्हिसारी है कि उन्होंने मिसाइल ला तादाद बना लिए हैं और बन रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि दुनिया जिसका सोच भी नहीं सकती थी। इस खित्ते की एक बहुत बड़ी उभरती बल्कि पावर बनकर उभरा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर पूरे उम्मीद है कि मोज़े वो भी करता है। और मोज़ा तो क्या है, हमारे मुल्क में ये सारी दुनिया आज नज़रें लगा के बैठी हुई है। क्या कोई सोच सकता था कि मेरे वतन अजीज़ को कल तक जो दहशतगर्द कहते थे, कल तक जो कहते थे कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और हमारा अज़ली दुश्मन जो है वो सामने बैठा अभी भी इस ताक में है कि किस तरीके से ये मुज़ाकरात जो है ये ख़त्म हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है, पूरी कौम दुआएं भी मांगे और हम पाकिस्तान के लिए विन 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 पोजीशन पर आए। आपने बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के लिए विन विन है। मैं चाहूँगा कि साजिद हबीब साहब को शामिल गुफ्तगू करें। साजिद साहब, जैसे कि मुबश्शिर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के लिए विन विन है और देख रहे हैं कि सफारती महाज पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, दुनिया मुतरफ है और पाकिस्तान का इमेज जो है वो मजीद बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। सर, ये कहें आपको लगता है कि इस मुज़ाकराती अमल जो कि इस वक्त जारी है उसमें किन नुकात पर एक तो बात होगी, ये कहिएगा, दूसरा कोई आपको लगता है मुस्बत पेशरफ सामने आएगी? और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इसराइल के रोल की, तो आपको लगता है कि वो खुदा न खास्ता इस अमल को सबूताज करने की कोशिश कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है? एक फिर से तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर साहब ने बड़ी तफसील में बताया, और जहाँ तक इजराइल की बात है वो पहले दूसरे साहब भी उसके ऊपर पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। बिल्कुल कोशिश तो उसकी तरफ से होने की बड़े चांसेस थे, लेकिन आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने मैनेज किया है, न सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में, हालात को यहाँ तक लाने में, बल्कि ख़ास तौर पे ईरानियन डेलीगेशन को जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़े एक सेफ कॉरिडोर क्रिएट करके पहुंचाया है, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक ऐसा एरिया जहां पे आप नहीं थे और आपकी एयरफोर्स वहाँ पे एक एक्सक्लूसिव जोन क्रिएट करके इनको हिफाजत से लेके आए। इसमें और भी चीज़ें शामिल थी, कई जो खबरें आ रही थी कि वो पहुँच गए हैं, वो अपने मुल्क में कहते थे हम अभी गए नहीं है। ये सारा चीज़ें बड़े खूबसूरती से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, हमारी एजेंसीज ने, हमारी एयरफोर्स ने और हमारे जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने इसको मैनेज किया है। देखिए, पॉजिटिव इंडिकेशन तो आ रही हैं अभी, जब तक तो फाइनल जो एक एग्रीमेंट होगा। और लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, जैसे मुबश्शिर साहब ने कहा कि इस तरह की मुज़ाकरात के 3 नताइज निकलते हैं कि एग्रीमेंट हो गया, या वो बिल्कुल खत्म हो गए, या एक स्टेलमेट के जी वी कैन मीट अगेन। ये तीनों ऑप्शन इसमें होती हैं जहाँ पे किसी खास पॉइंट के ऊपर जो है रुक जाए। लेकिन 2 इंडिकेशन जो अभी तक बाहर किसी न किसी तरीके से आ रही हैं, एक तो उसके
जो ईरान के एसेट्स थे, असासे थे, उसको बहाल करने के ऊपर गालबन अभी रजामंदी हुई है। शायद ये निचले लेवल पे हुई हो, क्योंकि ये बातें बहुत सारी जो टॉप के जो दोनों के लीडर्स हैं उनके आने से पहले भी तय हो जाती हैं। और दूसरा शायद हॉर्मुज के बारे में भी कि इसको एक बेहतर तरीके से चलाया जाए। बेहतर तरीका वही होगा जिसमें सारी पार्टियां जो है वो एक एग्रीमेंट के ऊपर हों। तो आई थिंक इंडिकेशंस आर पॉजिटिव। जहां तक न्यूक्लियर की बात है तो भाई वो जो बाइडन ने वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया था, और खमेनाई साहब शहीद ने उन्होंने इसके ऊपर फतवा भी दिया था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। ये तो जब आपने प्रेस किया उनको इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो शायद वो एनरिचमेंट की तरफ से गए हैं। और एनरिचमेंट की तो आपने देखा होगा कि वो कोशिश भी शामिल है जिसको 1 घंटे की ब्रीफिंग में सदर ने, FBI के डायरेक्टर ने, पेंटागन के चीफ ने बताने की कोशिश की कि हमने एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया। वो डेफिनेटली यूरेनियम को उठा के लाने के लिए ऑपरेशन था, जिसमें इनका तकरीबन उस एक रात में $500 बिलियन का इनका नुकसान हुआ। ये प्रेशर, आयरन डोम के पेनिट्रेट हो जाने का प्रेशर, 70 लाख लोगों का प्रेशर वहां पे, और यहाँ पे इन्होंने बॉम्बिंग करके कुछ जो इनके जनरल शहीद किए ईरान के, तो आप लोगों को तो वैसे ही निकालना पड़ गया, कुछ छोड़ गए तो निकाल दिया। तो ये सारे प्रेशर हैं जिनकी वजह से वही ट्रंप, जैसे कलर साहब ने भी कहा कि एक वक्त था कि 2018 में उसने कहा था कि पाकिस्तान हैज गिवन अस नथिंग अदर देन चीटिंग एंड लाइज, कि झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। अब वही जो ट्रंप है उसको हमने ला के मेज पे बिठा दिया। हमारा काम, जैसे नुसरत साहब ने कहा, यहाँ तक था, आगे जिम्मेदारी इन दोनों की है और हमारी दुआएं साथ शामिल हैं। बिल्कुल सर, साथ ही रहेगा हमारे साथ रिजवान रज़ी साहब भी मौजूद हैं। रिजवान साहब, हमने देखा कि सऊदी अरब जो है उसको इस मामले में बिला वजह से घसीटा गया है, और जिसके जवाब में सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा शराफत का मुजाहरा किया। अगर मुज़ाकरात की बात करें तो आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब भी साइड लाइन पर कहीं ना कहीं शामिल होगा? की बजाय अगर सब्र कह देती हैं आप तो ज़्यादा अच्छा लगता इस फिक्रे में। जी तो सब्र का मुजाहरा किया, और तमाम तर इन बातों के बावजूद, और मैं तो ये देख के बड़ा खुश हुआ कि परसों मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल की जानिब से लिबनान में 10 मिनट में जो उसने तबाही नाज़िल की थी और 134 से ज़ायद बेगुनाह लोगों को कत्ल किया था, शहीद किया था, उसकी मजम्मत कर दी। और उसके बाद एकदम से मुत्तहिदा अरब अमारात का रवैया जो है, या उसकी जो हुकूमती पॉलिसी जो है, वो हमें वो जो जंग के दौरान रही वो नज़र आना बंद हो गई। उसकी पॉलिसी के अंदर भी तब्दीलियां रहीं। अगरचे ईरान में आखिरी दिनों में जो हमले हुए हैं मिराज 2000 से, खदशात का इजहार किया गया कि वो मिराज 2000 वो इस खित्ते में कि सिर्फ अमारात के पास हैं, तो शायद वो हमले अमारात ने किए हों। इसके बावजूद भी अमारात का इसराइल की मजम्मत करना इन खुले अल्फाज के अंदर, मेरा ख्याल है कि खित्ते के अंदर कुछ जौहरी तब्दीली की निशानदेही थी। तो मैं तो इसको इस हवाले से भी पॉजिटिव देखता हूँ। ठीक है, उन्होंने हमसे डॉलर वापस ले लिए हैं, वो उनके थे, भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतना अरसा हमें दिए रखे, हमने शुक्रिया के साथ वापस कर दिए। लेकिन और आज मैं अभी प्रोग्राम के दौरान पढ़ रहा था, उनकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इस अमर का की भी जो है वो नफ़ी की है कि वहाँ से किसी पाकिस्तानी को सिर्फ पाकिस्तानी होने की बुनियाद के ऊपर वापस भेजा जा रहा है। और उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि 17 लाख के करीब लोग पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त अमारात में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं, और हमारे लिए वो उतने ही मोअज़्ज़ज़ हैं जितना किसी और मुल्क का कोई बाशिंदा मोअज़्ज़ज़ हो सकता है। तो बेहतरियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। अभी सऊदीज़ भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने उनके वज़ीर ख़ज़ाना, और उन्होंने इस मुआहदे के बाद कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी करनी है। और बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अच्छी खबर आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं जी। मैं इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव भी हूँ और दुआगो भी हूँ कि वो लम्हा आए और हम वो वाली खबरें सुने। लेकिन एक बात अपनी जगह पे रहनी चाहिए कि हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने दिया है कर। अब अगे तेरे पागल अच्छी है, आप वो देखें कि वो खुद क्या करते हैं जी, और उन्हें भी कुछ करना चाहिए। जैसे कि नुसरत भाई ने फरमाया और साजिद भाई ने फरमाया कि उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना जी, कि वो अपना करें, और इंशाल्लाह वो भी जो सैनिटी परवेल करेगी जी। अमन चाहिए दुनिया को, और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी इससे मुतासर हो रही है, बेहतरी आएगी जी इंशाल्लाह। राइट।
नुसरत जावेद साहब, ये कहिएगा कि इससे पहले भी हमने देखा माजी में जौहरी मुज़ाकरात हुए, JCPOA टॉक्स भी हुई दोनों ममालिक के दरमियान, ईरान अमेरिका, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, हमेशा डेडलॉक सामने आया, वियना टॉक्स भी हुई। अब आप समझते हैं जो इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं कोई इसका अच्छा नतीजा निकल आएगा, कोई हम हाई होप्स रख सकते हैं, और किन सर नुकात के ऊपर आप समझते हैं मेनली बात हो रही होगी? देखिए जी, तमाम तर मामलात पर बात हो रही होगी। मैंने गालिबन कल भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि मेरी दानिश्त में अगर अभी जो राउंड इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है इसके अंजाम पर अगर ये फैसला भी हो जाए कि आइंदा, और ये मैं आपको वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे दिल खुशफहम की दिल में मौजूद तमाम तर उम्मीदें गारत हो जाने के बावजूद अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट आता है कि जी हमारे दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उन पे कोई एग्रीमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है फिल वक्त, लेकिन हम मुज़ाकरात के अमल को जारी रखेंगे और ये जो जंग बंदी है ये 3 महीने मजीद जारी रहेगी, फर्ज किया, और इसका इत्तलाक जो है वो लेबनान पर भी होगा, तो मैं जब भी कहूँगा कि ये मुज़ाकरात में बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। भैया, मुज़ाकरात में बहुत सारे मराहल ऐसे आते हैं, अब बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं होगा, शिमला एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और वो एक ऐसे मकाम पर आ गया था जहाँ पर के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तानी वफ्द को कहा था कि भाई सामान बांधो, लेट्स गो, और वो इंदिरा गांधी को फेयरवेल, खुदा हाफिज कहने गए थे, लेकिन इवेंचुअली हो गया मुआहदा। उसके मुकाबले में जनरल मुशर्रफ साहब गए थे आगरा समिट के लिए, वहाँ पे रुकावट आई, उन्होंने भी अपने जो है वफ्द को कहा कि सामान बांध दें, एंड ही वेंट टू वाजपेयी एंड सेड कि जी मैं तो जा रहा हूँ, तो उसने कहा जी चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद 2004 में जब यहाँ पे साग समिट होनी थी तो उससे पहले वाजपेयी आए और मुआहदा करना पड़ा। अब ये एक अलग बात है कि बाद में वो फिर नहीं हो पाया आगे, तो इस तरह होता है भैया, बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है कि बिल्कुल नाकाम हो गए। इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि मीडिया को ताज़ा तरीन अपडेट से बचा के रखा जाए, उसको न बताया जाए, ताकि वो अगर तफसीलात जो हैं, अब तो खाली रेगुलर मीडिया ही नहीं रहा, अब तो कपत्त डालने के लिए, गंद डालने के लिए माशाल्लाह मेरे और आपके हाथ में जो फ़ोन है, और हर बंदा लगता है कि वो हार्वर्ड के फ्लेचर स्कूल से जो है वो फॉरेन पॉलिसी पढ़ के आया हुआ है, इसके हाथ में भी फ़ोन है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मैं दोबारा कहे जा रहा हूँ कि जिस स्केल का, जिस सतह का वफ्द या वफूद का लफ्ज़ बल्कि दोनों ममालिक की तरफ से आया है वो नज़र बज़ाहिर नाकाम। ठीक है नुसरत जावेद साहब, मैं कता कलामी की सर माजरत चाहूँगा, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से भी अपडेट करें कि ईरान डेलीगेशन जो है उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इस वक्त मुलाकात हो रही है। मनाज़िर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ईरानी डेलीगेशन है, ईरानी आला सतही वफ़द है जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात कर रहा है, और ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की क़यादत में ये वफ़द इस वक्त मुलाकात कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी इस वफ़द में शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुलाकात हो रही है, उसके मनाज़िर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद टॉक्स में ईरान की शमूलियत को सराहा है और पाकिस्तान उनका पहुंचने पर शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का अदा किया है कि किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचा जाएगा, और ये मस्बत पेशरफ सामने हो रही है। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात भी कर रहे हैं, ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। हामिद खान मशरक़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हामिद खान मशरक़ी साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल तमाम तर जो मीडिया है वो इसी को रिपोर्ट कर रहा है, इस पर मुसलसल बात भी हो रही है क्योंकि आलमी ताकतें इस पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जो मुज़ाकरात हैं उसका आगाज़ होने जा रहा है। सर, क्या समझते हैं आप, कौन कौन से अहम नुकात हैं जो कि मेनली डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें एक तो आपने हॉर्मस का मामला है, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हमने देखा बार बार होती रही है, इससे पहले ईरानियन एसेट्स जो हैं उनको अनफ्रीज करने की बात भी हो रही थी, फिर ये भी ईरान की जानिब से सिक्योरिटी मांगी जा रही थी कि जी अमेरिका या इसराइल जो है वो हम पर दोबारा हमलावर नहीं होंगे, इसकी भी हमें श्योरिटी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से मामला जो हैं जिस पर असल जो है बात वो एक्सपेक्टेड है वो होने जा रही है?
بہت شکریہ. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ جو امریکہ نے جو ایشو بنایا ہوا ہے اور جس کے اوپر امریکہ نے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی کہا, اس سے کہا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس چیز کو گین کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا جی کہ ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کہ عراق کے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا پورا ایک ہوا کھڑا کر کے WMDs کا اور عراق پر چڑھ دوڑا تھا امریکہ, اسی طرح اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے پچھلے 30-35 سال سے ایک بیانیہ بنائے رکھا ایران کے خلاف. گو کہ اوباما انتظامیہ نے بڑا کمپریہنسو ایگریمنٹ بھی کر دیا, سارا کچھ کر لیا ایران کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود اس نے مسلسل یہ ایک بیانیہ بنائے رکھا ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے, اور یہاں تک کہ آخر میں ہوا یہ کہہ دیا جی کہ 1 ہفتے دور ہے, 2 ہفتے دور ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ایران کا اس کے اوپر ان کا ایمفیسائز ہوگا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ معاملہ ایران کی طرف سے سیٹل بھی ہو رہا تھا, ایران اس کا پورا کنٹرول دینے کو تیار تھا. پھر اس کے بعد ڈیورنگ وار صدر پوٹن نے میسج کیا کہ وہ ایران اپنی یورینیم انرچ جو ہے وہ رشیا کے حوالے کرنے کو بھی تیار ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ کہ امریکہ نے کہا جی کہ آدھی جو 600 کلو گرام یورینیم ہے وہ مجھے دے دیں اور آدھی جو ہے وہ رشیا کو دے دیں, جیسے کوئی بندر بانٹ کرنی ہو, کسی کی چیز کو لوٹنا ہو. اب بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو یورینیم کے اوپر کوئی نہ کوئی میکینزم ڈیفائن کر دیا جائے گا, کیونکہ ایران کو پتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا اتنا وہ نہیں ہے انٹرسٹ کہ ہر حالت میں وہ اب نیوکلیئر پاور بنے, کیونکہ اس کی ڈیٹرنس میزائل پروگرام میں اور بیلسٹک پروگرام میں ہے, جس کے اوپر اب نیا دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, کہ اس کے بیلسٹک پروگرام کو بھی ختم کیا جائے, جس پہ وہ ایران کمپرومائز نہیں کرے گا. یورینیم کے اوپر کوئی نہ کوئی میں سمجھتا ہوں سیٹلمنٹ نکل آئے گی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کے حوالے سے امریکن کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹیکس لگا کے تو آپ اپنا جو جنگی نقصان ہے وہ پورا کر لیں, وہاں پہ ایک ٹول اور ٹیرف کا فارمولا میکینزم بنائیں, آدھا پانی جو ہے وہ عمان کا ہے, آدھا پانی آپ کا ہے, جبکہ وہ تو اوپن واٹرز ہے, اور جب جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں اس کے اوپر اگر ایک بار ٹیکس لگتا ہے تو پھر آپ باب المندب کے اوپر بھی کل کو یمن کا اور سعودی عرب کا ایک کلیم آپس میں آ جائے گا. اسی طرح بہت ساری اور جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اوپن واٹر ٹیریٹریز کے اوپر جو ٹیکس کی ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی. تو اس کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ امریکہ یا ایران کس طرح اس کے مذاکرات میں بیٹھتے ہیں. میرے نزدیک 3 بڑے کریٹیکل پوائنٹ ہے فائنلی. 1, یورینیم انریچمنٹ, امید کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہوگی. 2nd, اس کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. 3rd, آپ نے ہرمز کے حوالے سے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایران کے ایسٹس کے بارے میں ہے وہ ایران کو مل جائیں گے, اس کے $130 بلین کے ہیں آل ٹوگیدر, وہ ایران کو ریلیز ہو ہی جانے ہیں, پابندیاں ہٹ ہی جائیں گی. لیکن ایک چیز جو ابھی میں سمجھتا ہوں نصرت جاوید صاحب نے بڑی صحیح کہی ہے اور رضوان صاحب بھی کہہ رہے تھے, وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی سارا کچھ ہو جانا ہے. ابھی میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ ابھی تو بیک اینڈ فورتھ ہوگا, جس طرح دوحہ مذاکرات میں ہوتا رہا, جس طرح ماضی میں بھی ہوتے رہے, کہ کنکلوسیو نتائج آنے میں ہو سکتا ہے 2 ہفتے لگے, 3 ہفتے لگے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ بندی کی کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے اور ایگریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور اس میں ابھی نصرت جاوید صاحب نے کہا جی کہ موبائل والے جرنلسٹوں سے بچنا چاہیے, بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر اور وہ جو ٹروتھ سوشل پہ بیٹھا ہوا صدر ٹرمپ ہے اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. وہ جو ہر 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی نئی دلفتنی چھوڑ دیتا ہے, جس کے بعد پوری دنیا میں ایک دم سے نیا ایک بھونچال آتا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو امریکن انتظامیہ ہے وہ مذاکرات کی سینسیٹیوٹی کے اندر اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرے کہ ایران کو اتنا پریشرائز نہ کیا جائے کہ ایران جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات کے اوپر راضی نہ ہو, یا ایسی سچویشن میں آ جائے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آئے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ بڑا کریٹیکل رول ادا کر رہا ہے, اینڈ اٹ ول بی کنٹینیوڈ, وہ کرے گا. پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول اللہ نے دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا تاریخی رول ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر بہرحال ان کو بٹھا دینا, ان کی باتیں ایک دوسرے کو سنا دینا, یہ بہت بڑی سکسیس ہے. اور اس کے آگے آئی ایم ویری پازیٹیو آپٹیمسٹک ہوں میں کہ کہیں نہ کہیں, کیونکہ جنگ امریکہ بھی تھک گیا ہے, اس کے بس کا کام نہیں ہے, اور فیس سیونگ اس کو مل گئی ہے. اس فیس سیونگ کو, اپرچونٹی کو نہ امریکہ ضائع کرنا چاہے گا, نہ ہی اس کو ضائع کرنے کا رسک لے گا.
बिल्कुल, हामिद खान साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मुबशर जावेद साहब मौजूद हैं। मुबशर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर दोनों वफूद जो हैं आपस में बैठते हैं और फिर दोनों कंडीशंस पे नहीं आ पाते हैं एक दूसरे की, तो 15 दिन की सीज़ फायर तो है ही है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं हो पाता है तो आप क्या समझते हैं कि फिर भी वो जो एक एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई चल रही थी वो थोड़ी कम हो सकती है? बात तो यह है कि वी शुड बी ऑलवेज होपफुल कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। ये जंग बंदी भी, मुझे जैसे नुसरत जावेद साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ये भी आगे जाएगी, और ये इतना आसान मसला नहीं है कि शायद ये आज वाली मीटिंग में फ़ाइनल हो जाए। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू तो यकीनन होगा। और आप इस बात का भी एहसास और ख़्याल रखिएगा और जहन में रखिएगा कि इंडिया जो है उसको ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सारी चीज़ जो है ये सरज़मीन पाकिस्तान पर क्यों हो रही है। और हर किस्म का प्रोपेगेंडा, उनके सारे चैनल्स, उनका हर छोटा बड़ा एंकर जो है वो इसी तज़ब्ज़ुम में है और इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा शोशा छोड़ा जाए जिससे कुछ ना कुछ जो है वो ख़राबी पैदा हो। और यही सोच, बल्कि इससे भी बढ़ के जो सोच है वो इज़राइल की है। तो जैसे कि आपने सुना होगा मीडिया के ऊपर कुछ जो चाइनीज़ हैं एंकर्स और जो क्रिटिक करते हैं और जो तबसरे करते हैं लोग, उनमें से एक ने ये कहा है, पता नहीं किस हद तक इसमें सदाकत हो सकती है, कि अगर इज़राइल ने न्यूक्लियर की तरफ आने की कोशिश की और एक उसने ट्रिगर दबाया तो उसके बाद इज़राइल के ये जहन में रहना चाहिए कि उसका जो निशान है वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। तो खुदा ना खास्ता अगर ये नाकामी की तरफ जाती हैं चीज़ें, तो फिर जो है वो दुनिया एक बहुत अजीबोगरीब माहौल में चली जाएगी, जिसको अवाम ने, पूरी दुनिया के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। और उसकी तरफ जाना एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। पूरा यूरोप, इवन अफ्रीका के मुल्क, इवन अमेरिका में, इवन जो इतदाल पसंद थिंकिंग वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, सब लोग जो हैं वो उस तरफ नहीं जाने के हक़ में। तो जब अवाम भी ना हो, सारी दुनिया की हुकूमतें भी उस रास्ते को अडॉप्ट ना करना चाहें, तो क्या हम इसराइल को रोक नहीं सकते? क्या हमारी सारी दुनिया एक तरफ है और इज़राइल एक तरफ है? क्या ये अमेरिका को एहसास नहीं हो गया कि उसकी कौम चीख चीख कर कह रही है कि क्यों ये बिलियंस एंड बिलियन डॉलर जो हैं हम इसराइल के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, और तो फिर अगर उसने हमें तबाही की तरफ लेकर जाना है तो वाई? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और इंशाल्लाह ताला इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये आगे चलेगा, सिलसिला जंग बंदी होगी। हाँ, ये ज़रूर है, मैं दोबारा कहूँगा कि ईरान ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है, एंड लास्ट बुलेट टू लास्ट पर्सन, ठीक है जी, वहाँ तक वो जाने के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वेपन है जो ईरानियों ने दिखा दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना डिफेंस जो है वो कोई 17-18 इजला कह लें आप या सब कमांड्स कह लें, उनमें बांट दिया। और आपने देखा होगा कि अभी जब जंग बंदी में 2-3 वायलेशंस हुई थी तो ईरान की तरफ से कहीं से एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे जो मोबाइल और ये जो सिस्टम्स हैं लोगों तक, हमारी कमांड लेवल तक वो नहीं थे, तो अल्टरनेट सिक्योर मीन्स के साथ उनको इतला मिलने में थोड़ी देर हो गई थी। तो जो कौम इतनी एडमेंट हो जाए, आई एम श्योर ये दुनिया के लिए भी एक बहुत खौफ वाली बात है कि ईरान डट गया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमान जो इस रास्ते से हटे हुए हैं अल्लाह की राह में एक हो जाएं। और इंशाल्लाह ताला ये हमारे दीन में लिखा है, हमारा दीन हमें कहता है कि आप एक हो जाओ तो आपको कोई जुटला नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ताला हम मुसलमानों को अल्लाह ये मुबशिर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। भी दिखा रहे हैं ईरानी और अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, और अहम तरीन मुलाकातें हैं जो कि हो रही हैं। इस्लामाबाद टॉक्स का सिलसिला जिसका आगाज़ हो चुका है, यहाँ पर वक्त ब्रेक का साथ रहें। इस्लामाबाद टॉक्स का हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है नुसरत जावेद साहब, रिजवान रज़ी साहब, और इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद भी हमारे साथ इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं, इस वक्त नुसरत जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब, हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बहुत ही एक कहा जाए कि एडवांस में उन्होंने ये कहा है कि खाली टैंकर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका का रुख कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो अभी हुए नहीं हैं लेकिन कामयाब हो चुके हैं?
बीबी वो ये उनकी मौसूफ की बहुत पुरानी पोजीशन है। एक तो वैसे उनकी आदत है, वो सुबह उठते ही पहला काम ये करते हैं कि वो कोई ना कोई उन्होंने ट्वीट करना होता है। वो तो बहुत अरसे से ये कहे चले जा रहे हैं कि आपना हुर्मस तो मेरा तो तेल आता ही नहीं है। अब आपना हुर्मस से खाली तेल ही नहीं आता, जो ये बात लोगों को वो नहीं बताते हैं कि उनके अपने यहाँ भी जो फर्टिलाइज़र है, ख़ास तौर पर यूरिया, वो अब 60% महंगा हो गया है। वो तो अमेरिका पैदा नहीं करता है। इसके अलावा ये जो मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको ये कहते हैं, इसके लिए हीलियम जो है वो एक गैस दरकार होती है जो कि बाय प्रोडक्ट होती है, और वो सबसे ज़्यादा अभी आपना हुर्मस से ही आ रही है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल जो बहुत सारे जो हैं जहाँ से ये हीलियम एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो हमें बिल्कुल फिल वक्त वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर नहीं मिलेगा घबराने की ज़रूरत नहीं, अपने मखसूस अंदाज में तो मैं हूँ ना। तो आई थिंक इसको हमें इतना ही रखना चाहिए, इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो सबोटाइज कर रहा है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि वो इन मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड ना होता, या वो ये महसूस करते मौसूफ आज सुबह उठते ही कि ये मुज़ाकरात किसी यानी कि एक पॉजिटिव सिम जाते नज़र नहीं आ रहे, तो फ़ोन करते जेडी वैंस को और कहते कि मियाँ अपना सामान बांधो और आने की तैयारी करो, ही इज़ द प्रेसिडेंट, ही कॉल्स द शॉट्स। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक ट्वीट ही के तौर पर रखें और इससे ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें इस वक्त ज़्यादा तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि देखिए, अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर चली है ईरानी वफ्द की जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। आप अगर उसको दोबारा स्क्रीन पर चला के देखें तो आप ये देखिए कि इस वक्त जब मैं और आप कितनी टेंशन में महसूस कर रहे हैं, तो जितनी थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज हम समझते हैं, तो जो गर्मजोशी और जो इत्मीनान आपको ईरानी वफ्द का नज़र आ रहा है, तो वो जो हम शुरू से ही किसी अच्छी खबर का जिक्र कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी खुशफहमी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज में अमरीकी वफ्द मिला था, वो भी उसमें भी एक यानी कि बैक स्लैपिंग और अच्छी दोस्ती वोस्ती, यानी विस्पर भी किया था जैरेड कुशनर ने, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर के कान में कुछ कहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट और वो कुर्बत और खुशी और इत्मीनान और तमानियत जो है वो ईरानी डेलीगेशन में ज़्यादा नज़र आ रही है, अगर हम उनको कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो। वेरी राइट सर, वेरी राइट। रिजवान रज़ी साहब, जो कि अभी नुसरत साहब ने बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने भी अभी वो वीडियोस देखी जिसमें मुलाकात की जा रही है दोनों वफ़द की जानिब से। क्या समझते हैं आप, बॉडी लैंग्वेज बड़ी मस्बत दिखाई दे रही लगता है, क्योंकि अच्छी चीज़ बड़ी जल्द सामने आएगी। एक तो ये, दूसरा पाकिस्तानी अवाम भी जानना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात का क्या बनेगा, लेकिन इसके अलावा बड़े खुश भी हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान इसमें मेज़बानी भी कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज़ भी सर जानना चाह रहे हैं रज़ी साहब, वो ये कि भारत जिसने हमेशा के फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडे किए, हमने उनको भी बेनकाब किया, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म किया, जंगी महाज पे भी उनको शिकस्त हुई, फिर हम देख रहे हैं सफारती महाज के ऊपर भी भारत को फिर शिकस्त हो रही है। भारत का रोल इसमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या समझते हैं आप, इतनी बड़ी पाकिस्तानी अचीवमेंट के बाद अब भारत कहाँ खड़ा है? अगर कोई हो सकता है या हो सकता था, वो स्पॉइलर का हो सकता था, और वो पाकिस्तान ने बड़ी महारत के साथ टू आईज को कह ले, इसराइल और इंडिया को इस मसले से बाहर रखा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं जिसकी तरफ निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि ईरान का जो वफ्द कल लैंड किया है, तो अगर आप उसकी फुटेज देखिए तो वो तमाम के तमाम काले लिबास उन्होंने ज़ेब तन किए हुए थे, और इस बात का इजहार था कि वो हालत सोग में है। फिर जहाज़ के अंदर जिस तरह की जो है वो की गई कि तमाम नशिस्तें जो खाली थीं उनके ऊपर वहाँ पे जो स्कूल पे हमलों में बच्चे शहीद किए गए थे उनकी तस्वीर और उनके बस्ते रखे हुए थे, मतलब बैग्स जो होते स्कूल बैग्स। तो इस हालत में वो वफ्द आया था, और इस्तकबाल के अंदर भी आपको उस वफ्द के अरकान के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट नज़र नहीं आई। अब इस बैकग्राउंड को अगर जोड़िए उससे जो नुसरत भाई ने अभी बताया कि उनके चेहरों के ऊपर तमानियत थी और मुस्कुराहट आई हुई थी, तो इसका मतलब है वो अच्छी चीज़ उनको मुस्तकबिल के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। वो जब यहाँ पे पहुँचे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और उनके जो वो कैरी कर रहे थे वो क्या था, और अब वो किस तरह से बात कर रहे थे,
تو امید کی جانی چاہیے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی اچھی خبر آئے گی. لیکن یہ ٹھیک ہے، کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ہمیں آئے گی ممکنہ طور پر. رضوان رضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور حامد خان مشرقی آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی.